Hello students, a very good morning to you. How are you? I hope you all okay and doing your work properly. Still, boys are not sending their homework. Only a few boys are sending their homework. So dear students, it's my request to you. Don't do this. Please send your homework. So students, now let's continue at chapter 6 of class 12, that is molecular basis of inheritance, and today we will study about the human genome project. Clear? This is completely theory, so you have to read your NCERT book and underline all the sentences. Here just I will explain you about what is human genome project. As we know that our chromosome contains DNA and DNA contains gene, and that genes contain the genetic information of our parents and that is again transferred to their offsprings. ठीक है, तो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि मैंने बताया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इसके अंदर हम ये देखेंगे कि जो हमारी डीएनए है, डीएनए में जो जीन है और ये जीन हमारी पेरेंट का कैरेक्टर जो लेके आता है वो कैसे लेके आता है, ठीक है, वो कैसे लेके आता है वो तो हमने पढ़ चुके हैं। किस बेस पे हमने उसका सीक्वेंसिंग किया है, उसका क्या ऑर्डर है, कैसे हम लोग एक दूसरे से अलग है, भले ही जो डीएनए है एक पेरेंट से पैदा होने के बाद भी 5 बच्चों में जो डिफरेंसेस है वो सब कैसे है, तो उसको जानने के लिए ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बनाया गया है। इसके अंदर ये देखा गया है कि जो डीएनए है उसकी सीक्वेंसेस, अलग अलग जो सीक्वेंसेस होते हैं, जो बेस पेयर के, कौन सी बेस पेयर में कौन सी कैरेक्टर है, कौन सा कैरेक्टर डिलीट हो गया, कौन सा एक्स्ट्रा कैरेक्टर आ गया, उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है। एक्चुअली ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है ये एक मेगा प्रोजेक्ट है, मतलब ये 13 ईयर लगा था इसको कंप्लीट होने के लिए। इट नीड्स 13 ईयर्स फॉर इट्स कंप्लीशन। सो इसका शुरू कब हुआ? 1990 में। खत्म कब हुआ? 2003 में। मतलब जितने भी एक ह्यूमन जीनोम के अंदर, एक ह्यूमन जीन के अंदर जितने भी बेस पेयर्स है, तो बताओ कितने बेस पेयर्स है ह्यूमन जीनोम के अंदर? ह्यूमन जीन कंटेन्स हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। मैंने दो तरह की चीज बताया था, तो जो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड होता है वो कितना कंटेन करता है? 3 × 10⁹ बेस पेयर्स होता है। एक जीन के अंदर जितने भी बेस पेयर्स होता है उस सारे बेस पेयर के बारे में डिटेल्स में जानना, उनके सीक्वेंसिंग करना, उनसे जो कंक्लूजन मिला है उसको लिखना, ये एक इजी टास्क नहीं था। तो इसीलिए इन सब की सीक्वेंसिंग में टोटल कितने साल लग गए थे? 13 साल लग गए थे। और शुरू कब हुआ? जैसे कि मैंने बोला 1990 में शुरू हुआ, 2003 में ये कंप्लीट हुआ, तो इसलिए इसको बोला जाता है मेगा प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है ये एक मेगा प्रोजेक्ट है। क्यों मेगा प्रोजेक्ट है? क्योंकि एक तो ये इतना टाइम लिया था और साथ में ये हाईली एक्सपेंसिव है, इसका कॉस्ट बहुत ज्यादा है। कैसे? जैसे कि मैंने बोला कि इतने बेस पेयर से, और एक बात अगर आप सुनोगे तो चौंक जाओगे कि एक सिंगल बेस पेयर में अगर हम चेंज करना चाहेंगे या ऑल्टर करना चाहेंगे तो उसके लिए हमें कितना लगता है? यूएस डॉलर कितना लगता है इसमें? $3 लगता है, $3 लगता है। तो अब आप सोचो इतने बेस पेयर्स का सीक्वेंसिंग करने में कितना खर्च लगेगा अगर हम चेंज करेंगे, ऑल्टर करेंगे जीन को, तो आई थिंक ये अप्रोक्सीमेटली मल्टीप्लाई कर दोगे 900 बिलियन करीब, जितना भी आएगा उतना खर्चा होगा। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? मेगा प्रोजेक्ट। फिर से इसके जो, अगर इसको हम बुक में लिखेंगे, जैसे पहले ज़माने में लिखा करते थे, जब कंप्यूटर इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ था, मोबाइल इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ था, जैसे कि आजकल आपके पास है, कितना भी स्टोर कर लो ख़त्म नहीं होता। तो इसको अगर लिखा बुक में लिखेंगे तो एक पेज में 1000 लेटर और 1000 पेज का 3300 बुक होगा। 3300 बुक्स कंटेन 1000 letters and 1000 pages। क्या नहीं हो? इमेजिन, अंदाजा लगा सकते हो। एक सेल के अंदर जो डीएनए है उन सब की बेस पेयर की सीक्वेंसिंग करना, उसको
डाटाबेस पे स्टोर करना, अगर मैं वही बोला कि अगर हम इसको बुक में लिखेंगे तो हर एक पेज में 1000 लीटर होगा, 1000 लेटर्स होगा, और 1000 पेज के टोटल 3300 बुक्स चाहिए। तो आप बताओ कितना मुश्किल टास्क होगा उन लोगों के लिए जो स्टार्टिंग में ये लिखने वाला काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो बाद में क्या किया गया, इसको डाटाबेस पे स्टोर किया गया। कैसे? बाय द हेल्प ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है? स्टोरिंग ऑल द डाटाबेसेस, स्टोरिंग ऑल द इंफॉर्मेशंस of a DNA, or we can say gene, on database is called बायोइन्फॉर्मेटिक्स। जैसे कि बुक में स्टोर किया, बुक में अगर बुक लिखेंगे तो 1000 लेटर, 1000 पेज, 3300, तो अगर इसको हम डाटाबेस पे सेव करेंगे तो ये बाद में हमारा अलग अलग काम में आ सकता है, सीधा हम उसको निकालेंगे और स्टडी कर लेंगे। तो इसको बोलते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स है ये एक इम्पोर्टेंट गोल था किसका? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का। क्यों? क्योंकि इसमें वो सारा इंफॉर्मेशन स्टोर था जो एक ह्यूमन जीनोम कंटेन करता है। क्लियर? अब हम देखेंगे इसका गोल क्या है। ठीक है, व्हाट आर द गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट? गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, गोल्स ऑफ HGP, मतलब क्या क्या अचीव किया हमने, क्या गोल मिला। ठीक है, सबसे पहले तो एक डीएनए के अंदर जितने भी जीन्स है उन सबको आइडेंटिफाई करना। अप्रोक्सीमेटली कितनी जीन हो सकती है? 20,000 से 25,000 जीन हो सकती है कि डीएनए के अंदर। तो यही बोल रहा है कि वी हैव टू आइडेंटिफाई ऑल द जीन्स ऑफ डीएनए। ठीक है, वी हैव टू आइडेंटिफाई ऑल द जीन्स ऑफ डीएनए, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 20,000 to 25,000। पहला काम क्या है? डीएनए में जितना जीन है उस सबको आइडेंटिफाई करना। ठीक है, फिर उसके बाद उसका जो केमिकल बेसिस है, केमिकल बेसिस के हिसाब से उसको सीक्वेंस करेंगे। तो क्या करेंगे? ऑल द जीन्स, और डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ, डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ all 3 lakh chemical base pairs. Clear? So 3 lakh or sorry 3 billion chemical, 3 billion chemical base pairs को सीक्वेंस करना। किसके बाद कौन आएगा? तो गोल्स हम पढ़ रहे हैं। पहला याद रखना, आइडेंटिफाई ऑल द जीन्स ऑफ डीएनए, दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली 20,000 to 25,000। सोच सकते हो एक डीएनए में कितना जीन होता है। फिर उसकी जो बेस पेयर्स है, पता है आपको केमिकल कॉम्बिनेशन है बेस पेयर्स प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स, तो उसके बारे में जानेंगे। फिर जानने के बाद उसको डाटाबेस पे स्टोर करेंगे। स्टोर ऑल दिस इन डाटाबेसेस। डाटाबेसेस मतलब जैसे कि कंप्यूटर में स्टोर करते हैं हम, जो सेव करते हैं, जैसे आप फोटो वगैरह सेव करते हो, गैलरी होती है, अलग अलग होती है, एल्बम होती है ना, फोटोज होती है मोबाइल के अंदर। तो ये सारे इंफॉर्मेशन को जो पहले 20,000 we should have to store all these informations, means 20,000 to 25,000 in the databases. That's why this is another goal of Human Genome Project. Again, improve tools for data analysis. Improve tools for data analysis means ऐसे टूल्स का, ऐसे इंस्ट्रूमेंट का इन्वेंट करेंगे कि ये जो डाटा है उसका इजीली एनालिसिस कर सके। मतलब सपोज आप किसी डिजीज से सफर कर रहे हो, तो जब डॉक्टर के पास गए तो बोला वो जेनेटिक डिजीज है, तो वो जेनेटिक डिजीज कौन सी बेस पेयर में प्रेजेंट है और कौन सी बेस पेयर में डिजॉर्डर की वजह से ये हो रहा है, तो उसको एकदम से कैसे पता चलेगा? डाटाबेस पे सेव होगा। फिर उसको एकदम से निकाल के उसका एनालाइज करेंगे, उसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तो यही बोल रहा है फोर्थ पॉइंट,
कि इम्प्रूव टूल्स फॉर एनालाइज ऑफ द डाटा, ठीक है, इम्प्रूव टूल्स फॉर एनालिसिस ऑफ डाटा। जो डाटा हमने सेव किया था उसका एनालिसिस करना भी जरूरी है, उसके लिए इम्प्रूव टूल्स की जरूरत होती है। जैसे कि मैंने कंप्यूटर की बात की थी, फिर लैपटॉप निकला, फिर टैब निकला, फिर मोबाइल निकला, फिर आईफोन। अब तो फोन ऐसे हो गया है कि पूछो मत, आप लोग भी पढ़ रहे हो और मैं भी पढ़ा रही हूँ, ठीक है। बोर मत होना, ये मत सोचना मैम कंटिन्यूअसली पढ़ाई जा रही है, पढ़ाई जा रही है, पढ़ाई जा रही है, ठीक है। फिर से और क्या करेंगे, जैसे डाटाबेस पे स्टोर किया, नेक्स्ट जो गोल था वो ये था, सबको, हर रिलीजियन को नजर में रख के ये किया गया था कि कोई रिलीजियन हर्ट ना हो इससे, या फिर किसी भी रिलीजियन को ये मतलब हार्म ना पहुंचाए। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है कि एड्रेस द लिथल, लीगल, एथिकल, सोशल एटसेट्रा फ्रॉम द प्रोजेक्ट। जैसे कि आपने किसमें पढ़ा था, चैप्टर 9 में बायोपायरेसी जो हमने पढ़ा था उसमें भी यही था। तो इसको भी जब बनाया गया था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का जो गोल्स था उसमें ये ध्यान रखा गया था ये किसी भी धर्म, जाति या फिर सोसाइटी को अफेक्ट ना करे, उन सबको नजर में रख के किया गया था। तो फिफ्थ पॉइंट में इसका क्या होगा, फिफ्थ पॉइंट हम लिख सकते हैं कि इट शुड address ethical, religious and social aspects of people, ठीक है। तो ये भी एक हो गया। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि इनको हमें ऐसे सेक्टर में, मतलब ये जो डाटाबेसेस हमने स्टोर किया है एचजीपी के अंदर, इसको ऐसे सेक्टर में ट्रांसफर करना चाहिए जिससे हमें बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि हेल्थ सेक्टर हो गया, ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया। तो इन सब में जरूरत आएगी। हम यहाँ पे भले ही ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर पढ़ रहे हैं, पर बाद में इसको प्लांट के लिए, अदर बैक्टीरिया, वायरस के लिए भी बनाया गया था। तो ये जो डाटाबेस है इसको हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, कहाँ ट्रांसफर करके, इंडस्ट्रीज हो गया या फिर अदर सेक्टर जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, हेल्थ हो गया, तो यहाँ पर लिख सकते हैं। क्लियर है। अब बोल रहा है कि इसकी और क्या क्या इंपॉर्टेंस है। और जैसे कि मैंने बोला था कि ये मेगा प्रोजेक्ट है, 13 ईयर मेगा प्रोजेक्ट है, तो इसमें बहुत सारे कंट्री का कंट्रीब्यूशन था। जैसे कि आपका वेलकम ट्रस्ट जो है वो यूके में है, यूके यूनाइटेड किंगडम का वेलकम ट्रस्ट सबसे मेजर पार्टनर था इसका। और इसके साथ साथ जो कंट्रीब्यूशन था कुछ और कंट्री का, जैसे कि चाइना हो गया, जापान हो गया, ठीक है, यूएसए हो गया। तो ऐसे ही और बहुत सारे कंट्री थे, इनको छोड़ के भी और बहुत सारे कंट्री थे जिनका कंट्रीब्यूशन इस मेगा प्रोजेक्ट के अंदर था। और इसके अकॉर्डिंग क्या करते थे, इस मेगा प्रोजेक्ट से क्या बेनिफिट्स मिला, जैसे कि कोई डिजीज है उसका डायग्नोसिस करना, कोई क्रॉप प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, ठीक है, जेनेटिकल डिजीज हो गया उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। और ये देखा गया कि ये हर तरह से ह्यूमन के लिए ये बेनिफिशियल है, जो एचजीपी है ये बेनिफिशियल है। और आजकल इसका इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ गया है ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का, इसकी वजह से हर फील्ड में हम कम टाइम में कोई भी जीन को अल्टर कर सकते हैं, ठीक है, जीन अल्टरेशन कर सकते हैं। जैसे बायोटेक्नोलॉजी में हमने पढ़ा था एक वेक्टर का यूज करके। तो जो जीन अल्टरेशन करके न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं वो कौन कौन सी फील्ड में हो सकता है बताया मैंने, हेल्थ केयर, एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी रेमेडिएशन, डिजीज डायग्नोसिस एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये तो हो गया इंसान की बात। इंसान को छोड़ के राइस के बारे में आपने सुना होगा, व्हीट के बारे में सुना होगा, उनके लिए भी इनको यूज किया जाता है। और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पैथोजेंस, नॉन पैथोजेंस, नेमाटोड्स, इनके भी जो जीनोम प्रोजेक्ट को भी स्टडी किया गया था और उनकी इंफॉर्मेशन को भी डाटाबेस पे सेव किया गया था। और ये आज के डेट में हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है बेटा। तो ये जो टॉपिक था आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये थ्योरी है, फिर से बता रही हूँ थ्योरी है, तो इसको हिस्ट्री जैसे सुन लो और बुक पढ़ के उसको अंडरलाइन करो
अंडरलाइन करने के बाद उसमें जो भी ईयर्स दिए होंगे या फिर अलग अलग जो सीक्वेंसेस होंगे, किसमें कितना सीक्वेंस है, उसको आपको बार बार याद करना पड़ेगा, ऐसे याद नहीं रहेगा। पर ये जो पॉइंट्स मैंने बताया, 6 पॉइंट्स बताया मैंने, ठीक है, ये जो 6 पॉइंट्स मैंने बताया, ये 6 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये 6 पॉइंट को अच्छे से याद रखना है। और इसकी जो मेथडोलॉजी है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। इसकी मेथडोलॉजी मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल जब एक बैक्टीरिया को यूज किया जाता है तो उसको BAC बोलते हैं, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। और जब एक ईस्ट को यूज किया जाता है YAC बोलते हैं, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। फिर उसमें मिनी सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट वगैरह आ जाता है। फिर उसमें आइडेंटिफाई करते हैं कहाँ पे रिपीटेड सीक्वेंसेस है, री एंड टीयर, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना।